नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है और आई होप आप सबको पसंद भी आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की कहानी नीलम की और मुकेश की है, जो मुंबई में रहते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं मुकेश। और ठीक ठाक चल रहा था। उनकी एक छोटी सी बेटी है और वहीं पर एक किराए पर घर लेकर रहते हैं। और ये कहानी वही 2 साल पहले की है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना अपने चरम पर था। तभी इनकी जॉब चली जाती है क्योंकि उस समय सबकी जॉब जा रही थी, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि शहर में रह कर के खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना हम लोग अपने गांव चलें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर अगर रहेंगे तो ये दोनों किसी तरह व्यवस्था करके अपने गांव की तरफ निकलते हैं। लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ ये अपने गांव पहुँचते तो हैं, लेकिन गांव वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग मुंबई से आए थे और उस समय बाहर से जो भी आता था उसे गांव वाले या कोई भी अपने घर आने जाने नहीं देता था। तो गांव में इनका एक घर था छोटा सा और थोड़ी बहुत खेती भी थी, लेकिन इनको गांव वाले अंदर आने नहीं देते हैं और बोलते हैं कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता है तो तुम लोग गांव के बाहर ही एक घर बना के रहो या कैसे भी रहो, बाहर ही रहो, यहाँ नहीं रहने देंगे हम। ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए कि घर बाहर है नहीं और वहाँ कोई रहने भी नहीं देगा अपने घर में। बहुत मुश्किलों के बाद इन्होंने सोचा और गांव वालों ने भी बोला कि हम थोड़ी मदद कर देते हैं। और रास्ते के किनारे ही जो उनका खेत था वहीं पर उनके लिए एक मिट्टी का छोटा सा झोपड़ी नुमा घर बनवा देते हैं। जल्दी ही बन जाता है एक दिन में और वो लोग किसी तरह उसमें एडजस्ट कर लेते हैं कि अब मजबूरी है, उन्हें रहना ही पड़ेगा। तो वो लोग वहीं रहने लगते हैं और मुश्किलें तो बहुत आती हैं क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। गांव वालों से थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी और मुकेश काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था दिन भर। तो बहुत परेशान थे ये दोनों लोग और छोटी बच्ची भी साथ में थी। हाँ, पानी की व्यवस्था हो गई थी क्योंकि खेतों में बाहर ट्यूबवेल लगा हुआ था जहाँ से इनको पानी मिल जाता था, लेकिन और भी बहुत सारी परेशानियाँ थीं उनके पास। लेकिन अब कर भी कुछ नहीं सकते थे, इसलिए एडजस्ट कर रहे थे ये लोग कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हो सकता है काम मिल जाएगा कहीं ना कहीं और हम फिर से अपने घर जा सकते हैं गांव। तो यही सोच करके दिन गुजार रहे थे। 1-2 दिन बीतता है और अब ठीक से चल ही रहा था उनका, लेकिन जहाँ वो रहते थे उसके ठीक सामने से मेन रोड जाती थी। रोड क्या, कच्चा रास्ता उसको बोल सकते हैं, गांव के लिए जाता था वो रास्ता। और वो रास्ता मेन रोड पर मिलता था जा कर के। वैसे तो ये कच्चा ही रास्ता था, लेकिन इनकी झोपड़ी के 500 मीटर की दूरी पर ही था। तो बीच रास्ते में एक बरगद का पेड़ था जो कि बहुत ही मुश्किलों से लोग उसको क्रॉस करते थे और इतनी परेशानी होती थी उस पेड़ की वजह से। लेकिन आज तक कोई उस पेड़ को ना तो काट सका है और ना उसे हटाने की सोचता भी है, क्योंकि काटना तो दूर की बात है, अगर कोई हटाने का भी सोचता है उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। और कुछ लोगों ने काटने की कोशिश की थी लेकिन वो लोग बच नहीं सके, ये गांव वालों का मानना है। जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती थी कि बड़ी गाड़ी निकालना, और रात में तो छोड़ो, कोई दिन में भी जल्दी उधर से निकलने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि वहाँ पर कुछ था ऐसा जो आप लोग खुद जानते होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये इन लोगों को पता नहीं था और ये लोग यहीं पर घर बना के रह रहे थे। अच्छा, जल्दी जल्दी में गांव वालों ने भी ध्यान नहीं दिया और इनका खेत यहीं पर था, तो इसलिए इनका घर यहीं बन गया। अब 6 बजे तक तो थोड़ी बहुत चहल पहल होती थी शाम को,
गर्मी का मौसम था तो 6 बजे उजाला रहता है। उसके बाद कोई वहाँ पर दिखता ही नहीं था। दिन में तो किसी तरह लोग आते जाते थे, लेकिन शाम के बाद तो बिल्कुल भी सन्नाटा हो जाता था और कोई नहीं निकलता था। ये बातें इनको कुछ पता नहीं थी। ये लोग यहाँ रह ही रहे थे। एक दिन इनके पति रात में खाना खाने के बाद वही थोड़ा बहुत चावल मिला था गांव से, वही बनाया और दोनों लोगों ने खाया। और खा करके मुकेश बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर बाहर टहल के आता हूँ और तुम आराम करो। तो नीलम बोलती है ठीक है मैं आराम करती हूँ, पर जल्दी आ जाना और रात बहुत होने वाली है और जंगल है, खेत हैं, तो सेफ भी नहीं है ज़्यादा। वो बोलता नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, मैं यहीं पास में ही हूँ, थोड़ा टहल के अभी आता हूँ। तो वो चला जाता है। अब उसके 2-3 घंटे हो जाते हैं, मुकेश वापस नहीं आता है। ये बहुत परेशान होती है और दरवाज़ा खोल के देखती है बाहर। तो थोड़ी दूरी पे मुकेश दिखता है उसे, वो टहल रहा था और शायद किसी से बात कर रहा था। दूर से इसे अंधेरे में समझ में नहीं आया और उसके बाद ये फिर अंदर आती है। थोड़ी देर बाद मुकेश आता है और आ करके चुपचाप लेट जाता है। बहुत खुश था आज तो, लेकिन नीलम भी बहुत थकी हुई थी इसलिए उसने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। ये लोग सो जाते हैं। ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। अब रोज़ मुकेश रात में खाना खाने के बाद जाता था और देर रात आता था। नीलम को ये बात अब खटकने लगी थी धीरे धीरे कि ऐसा क्या है जो रोज़ रात को ये जाते हैं और इतनी देर तक टहलते हैं। एक दिन नीलम ने सोचा कि मैं खुद जा कर के देखूंगी आखिर ये करते क्या हैं वहाँ पे। तो जैसे ही मुकेश निकलता है तो नीलम उसके पीछे पीछे चल देती है। जब वहाँ जाती है तो देखती है कि जो बरगद का पेड़ था उसके चबूतरे पे मुकेश बैठा हुआ है और उसके बगल में एक लड़की बैठी है। और ये देख करके तो पहले नीलम बहुत गुस्सा करती है कि बताओ मुझे अकेला वहाँ छोड़ करके यहाँ गांव की किसी लड़की से बात कर रहे हैं और इतना खुश दिखाई दे रहे हैं। अभी घर आएंगे तो मैं इनको बताती हूँ। ये सोच ही रही थी, तभी अचानक से मुकेश बातों के चक्कर में ध्यान नहीं देता है और वो लड़की जो बैठी हुई थी उसके बाल इतने बड़े बड़े थे, अचानक से अपना सर घुमाकर नीलम की तरफ देखती है। ये सोचिए वो सिर्फ अपना सर घुमाती है, पूरा शरीर नहीं। और घुमा करके जैसे ही पीछे देखती है उसका चेहरा इतना भयानक था, वो देख करके नीलम के तो होश उड़ जाते हैं और वो थर थर काँपने लगती है और तुरंत वहाँ से भागना शुरू करती है और भागते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर घुसती है और बंद करके झोपड़ी तुरंत अपनी बेटी को उठाती है और उठा करके थोड़ा रेस्ट करने की सोचती है, रिलैक्स करती है, पानी पीती है। और डर के मारे तो उसकी हालत ये हो रही थी कि अब वो मुकेश को अंदर आने कैसे देगी। थोड़ी देर तक जब वो रिलैक्स हो जाती है, थोड़ी देर में मुकेश आता है और दरवाज़ा खोल करके, क्योंकि कोई दरवाज़ा नहीं था वो लकड़ी का ही था, तो वो खोल करके अंदर आता है और बैठ जाता है। उनके पास बेड नहीं था, ज़मीन पर ही बिस्तर लगा हुआ था, तो वो चुपचाप लेट जाता है। तो ये बोलती है कि तुम कहाँ थे? तो वो बोलता है कहीं नहीं, बस टहलने गया था। तो वो गुस्सा करती है, कहाँ टहलने गए थे? तुमको पता भी है कहाँ टहलने गए थे तुम? वो इतने अजीब सी आवाज़ पे बोलता है। वो पीछे मुँह करके लेटा हुआ था और उधर ही से अजीब सी डरावनी सी आवाज़ में बोलता है, क्यों तुमको पता नहीं है मैं किससे बात कर रहा था? पता है ना तुमको? अगर पता है तो आज के बाद तुम मुकेश को रोकोगी नहीं मेरे पास आने से। अगर तुमने रोका तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और तुम अपने पति से हाथ धो बैठोगी। ये सुनते ही नीलम बहुत डर जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। फिर उसके बाद वो चुप हो जाती है एकदम, क्योंकि वहाँ अकेली थी वो, कोई हेल्प करने वाला नहीं था उसकी। तो वो चुपचाप लेटी रहती है। अब उसकी नींद तो उड़ ही चुकी थी और सिर्फ अपने पति को देखती रहती है और वो तो सो जाता है आराम से। ये रात भर नहीं सो पाती है। उसके बाद दूसरे दिन ये सोचती है कि मैं अब
किससे बताऊं, गांव जाऊं या फिर किसी और से बताऊं, ये सोचती ही रहती है। और इसी तरह 1-2 दिन निकल जाते हैं। उसका रोज़ का वही रूटीन था, खाना खाने के बाद रोज़ रात में वो चला जाता था और वही 2-3 घंटे बाद ही आता था। एक दिन इसको जब मौका मिलता है दिन में, तो ये भाग करके गांव जाती है और गांव में सबको बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता है इसकी बातों का। लेकिन जब ये रोने लगती है तब गांव वाले समझते हैं इसकी बात को और बोलते हैं कि हमने भी ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा घर वहाँ बनवा दिया है। वो बरगद का पेड़ बहुत हॉन्टेड है और उसकी चुड़ैल का साया गांव के हर एक उस आदमी के ऊपर रहता है जो उधर से गुजरता है और जवान होता है, या फिर जो उसको काटने की कोशिश करता है। ये उसको परेशान करती है और बहुत लोग मर भी चुके हैं इस चक्कर में। तो तुम परेशान मत हो, चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ के पुजारी जी से मिलते हैं और जैसा भी वो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसे थोड़ी सांत्वना मिलती है कि गांव वाले अब उसके साथ हैं। वो मंदिर जाती है, पुजारी जी से मिलती है। तो पुजारी जी बोलते हैं कि बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी है और आज अमावस्या की रात है और आज का दिन अगर निकल गया तो तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज का दिन निकालना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं। पूरा गांव नीलम के साथ चल देता है और उधर पेड़ के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं रहता है। नीलम अपने घर में ढूंढती है, सब जगह उसको ढूंढा जाता है, पर मुकेश कहीं नहीं मिलता है। गांव वाले भी परेशान होते हैं कि आखिर मुकेश गया तो गया कहाँ। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद अब गांव वाले भी इतना डर रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा अब। तभी एक आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से और वो आवाज़ किसी अजनबी की थी, किसी औरत की थी, जो कि बोल रही थी कि नीलम, तुमने ये ठीक नहीं किया। जैसे ही ये आवाज़ आती है तुरंत नीलम उस पेड़ के पास जाती है, देखती है कि उसका पति वहाँ खड़ा होता है और हाथ में चाकू लिए होता है और बोलता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे बोला था और आज जो तुमने किया है इसका भुगतान तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे पति को अपने साथ लेकर के ही जाऊंगी। जब ये सुनती है तो इसके तो हालत वैसे ही बहुत ख़राब हो जाती है। गांव वाले एकदम शांत खड़े हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही एक तूफ़ान आता है, बहुत तेज़ी से आंधी चलने लगती है और गांव में तो मिट्टी ही होती है और सबकी आंखों में मिट्टी चली जाती है, कोई कुछ देख नहीं पाता है। और थोड़ी ही देर में एक चीख के साथ वो तूफ़ान थम जाता है और जैसे ही सबकी आंखें खुलती हैं तो आंखें खुलने के साथ ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर मुकेश की लाश पड़ी थी। मुकेश ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। ये देख कर के नीलम का तो बुरा हाल था, रो रो कर वो बहुत रोती है और चिल्लाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और हम लोग इतनी दूर से आए थे यहाँ पर सुख से रहने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने भी हमारी नहीं सुनी। सब लोग उसको समझाते हैं और बोलते हैं कि जो होनी थी वो हो गई। उसको ले करके सब बाहर आते हैं और अब तो रात भी हो चुकी थी, तो सुबह का इंतज़ार करते हैं और मुकेश का क्रियाकर्म करते हैं। और सुबह ही पंडित जी उस पेड़ पर कुछ मंत्र पढ़ करके एक धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि अब तुम यहाँ मत रहो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, तुम गांव में ही रहो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी भी थी, तो वो अकेली कैसी रहती। लेकिन गांव वालों ने बहुत मदद की और उसके खाने पीने की व्यवस्था की, सब कुछ किया। आज नीलम इतने अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रही है और गांव वाले भी मदद कर रहे हैं। उसको भी छोटा मोटा काम मिल गया है गांव में, जो कि वो कर रही है। तो ये कहानी नीलम के पड़ोस में ही रहने वाले विजय जी ने भेजी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और इमोशनल रही। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और डर भी लगा बहुत ज़्यादा।
हो ना हो, अब ये सच हो या झूठ हो, लेकिन जो भी हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नीलम अब ठीक है और उम्मीद करते हैं आगे भी वो ठीक रहेगी, उसकी बेटी भी ठीक रहेगी। तो यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और आगे अच्छी अच्छी और कहानियाँ मिलेंगी आपको सुनने को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।